हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट 10। ध्यान रखिएगा, आज इसके 2 से 3 पार्ट आएंगे क्योंकि 2018 तक लेके जाना है इस सीरीज को, तो जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच है, ये आपके 20 से 30 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे 100%। और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, करके आना, बस थोड़ा सा गट्स बना लो बस। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा मैंने बताया, कुल मिला के लगभग 20 वीडियोस के आसपास आएंगे। 2025 से लेकर 18 तक के हम क्वेश्चन देख रहे हैं। 2025 कंप्लीट, 24 कंप्लीट, 23 कंप्लीट। 2022 आज से हम लोग शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा। और कोशिश यही रहेगी कि 2-3 वीडियोस में आज हम लोग 2022 कंप्लीट कर लें और अगले 2-3 दिन में पूरा ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं 2022 के क्वेश्चन। अब जैसे ये सवाल देखिए, है ना। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 2022 में नहीं, 23 में भी, 24 में भी, 25 में भी इसी तरह के लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन आए थे, जो आपको बस थोड़ा सा सोचना था और काम हो जाता। सवाल क्या लिखा है, पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनुष्यों द्वारा बनाए गए नैनो कणों के अलावा प्राकृतिक में कोई नैनो कण नहीं होता है। अब आप सोचिए, यानी कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ ह्यूमन के द्वारा ओनली, मतलब कि अदर देन ह्यूमन, ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में। अब सोचिए, धूल का वो कण जो किसी रोशनी से आपको दिखता हुआ, जैसे कहीं सूरज की रोशनी आ रही है तो आप देखते होंगे धूल के कण छोटे छोटे दिखाई देते हैं। क्या वो हमारी आंखों से नॉर्मल दिखते हैं क्या? नहीं। सोचिए, उतना छोटा पार्टिकल्स, क्या इंसान अभी उतना छोटा पार्टिकल बना पाया है? ये सोचने वाली बात है ना। लेकिन फिर भी क्वेश्चन कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट कर रहा है कि नेचर के द्वारा ऐसे कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, सिर्फ इंसान बना पाया है नैनो पार्टिकल्स। तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत है भाई, इसको हमें काट ही देना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, प्रकृति सबसे छोटा कण बना सकती है, बल्कि मनुष्य सबसे छोटा कण नहीं बना सकता है कि नहीं। बिल्कुल। तो अगर पहला कट जाएगा तो सीधी सी बात है, ये दो ऑप्शन तो कट ही गए, बच्चे दो और, मतलब बी और डी। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने आपको क्या बोला था, कुछ कुछ है ना, याद है? 2025 में, 2024 में, 2023 में, फिर कहाँ आया? 2022 में। एक बार में ऐसा हुआ था जब तीनों में कुछ था, एक में ऐसा था जिसमें एक में था, एक में ऐसा है देखो दो में। यानी कि हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज बेस पे रह जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो बस इसको पकड़िए, आप पकड़ेंगे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बेस्ट हो जाएगा। यानी कुछ धातु ऑक्साइड के नैनो कणों का उपयोग कुछ सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में किया जा सकता है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि कुछ कॉस्मेटिक में भी नैनो पार्टिकल्स का यूज होता है, तभी तो चीजें इतनी स्मूथ बन जाती हैं, है कि नहीं। कॉस्मेटिक आप लगाते हो चेहरे पे या कहीं पर भी तो दिखता ही है, सीधी सी बात है, बहुत छोटे कण होते हैं। आगे फिर लिखा है, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के नैनो कण जो पर्यावरण में प्रवेश करते हैं मनुष्य के लिए असुरक्षित होते हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसे भी हैं भैया जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हानिकारक है, अनसेफ है। और जब भी मैंने बोला सम कहीं लिखा रहे या कुछ कहीं लिखा रहे, तो ऐसे स्टेटमेंट क्या होते हैं, जनरली करेक्ट होते हैं, करेक्ट होते हैं। तो भैया ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी। देखो यूपीएससी कितनी चालाकी से ऑप्शन भी बनाता है, सबसे लास्ट में लेके गया कि हो सकता है बच्चा कहीं पर भी कंफ्यूज हो जाए, ऊपर टिक कर दे कहीं, है ना। तो बस इतनी छोटी सी बात ध्यान रखना, बस पकड़ने की कोशिश करना, क्वेश्चन हो जाएगा। एक चीज मैं आप सबको ये भी बता दूं, जिन्होंने इसके पहले के 2025 के, 24 के, 23 के क्वेश्चन नहीं देखे, जाके देख लीजिए, अभी समय है, कर लो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये आज का पहला क्वेश्चन रहा। चलिए अगले सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये सवाल देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, बायोफिल्म्स मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सा प्रत्यारोपण पर बन सकती है। यानी कि बायोफिल्म कैन कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन द ह्यूमन टिश्यूज। ठीक है। दूसरा, बायोफिल्म भोजन खाद्य संग्रहण, जो खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। यानी कि बायोफिल्म कैन, है ना, फॉर्म फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस। आगे क्या लिखा है, बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यानी कि बायोफिल्म्स एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदर्शित कर सकती है। यानी कि ये देखिए, कैन कैन कैन, सकना सकना सकना, मैंने बोला था कि सकती है सकती है सकती है, सकता है सकता है। अगर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आता है
तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, लगभग लगभग करेक्ट होता है कि नहीं, होता है ना। कब से कब कब की बात है सर, 2025 में भी, 23 में भी, 24 में भी, हर बार तो दिखा रहा हूँ भाई कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि सर नहीं बस ये आज की ट्रिक है, नहीं भाई हर साल ये फॉलो अप हो रही है। तो एग्जाम में 26 में भी आएगा, विश्वास करो, चिंता ना करो, आएगा। मैं दिखाऊंगा यहीं पर आपको कि देखो आया है, बस फॉलो करके आना। यानी कि तीनों बातें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है, ऑप्शन डी वाला। ठीक है। अब आपको बायोफिल्म के बारे में हो सकता है ना पता हो कि व्हाट इज द बायोफिल्म, लेकिन फिर भी आप अपने लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच पे, एलिमिनेशन टेक्निक पे कुछ कर सकते हो ना। तो बस यही करना है, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर लोगे, एग्जाम हो जाएगा। और यही करते हैं जिनका प्रीलिम्स होता है, ये मान के रखो। कुछ का मेहनत से हो गया वो जाने दो, लेकिन ज़्यादातर लोग गेसिंग वर्क करते हैं, तभी जाके ये एग्जाम हो पाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये है सवाल। सवाल क्या लिखा है कि अगर एक इफ अ मेजर स्टॉर्म या सोलर फ्लेयर रीचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ। यानी कि अगर सोलर जो है वो पृथ्वी पर आता है, सोलर क्या, सोलर स्टॉर्म, यानी कि सूरज के जो तूफान होते हैं, सोलर के तूफान, वो अगर पृथ्वी पर पहुंचते हैं, कोई बड़ा सौर तूफान या ज्वाला तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है, तो कौन सा संभावित घटना हो सकती है। अब आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम विफल हो सकते हैं, यानी कि जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम कुड बी फेल बिकॉज ये सीधी सी बात है, सैटेलाइट से जुड़े हैं, तो वहां से अगर बहुत ज्यादा हैवी रेज आ रही है तो डिस्टर्बेंस हो सकता है, मान सकते हैं। दूसरा, टी सुनामी कुड बी अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि भूमध्य रेखा के क्षेत्र में सुनामी आ सकती है। अरे भैया सुनामी कहाँ आती है, पृथ्वी के अंदर से, और ये भाई साहब बाहर से आ रहे हैं। आग जंगल में लगती है तो सुनामी नहीं आती, क्यों, क्योंकि नीचे अगर कोई भूकंप आता है तो पानी को ऊपर ठेलता है, तब जाके सुनामी आती। सुनामी मतलब पानी का बहुत बड़ा इकट्ठा होकर वो सीधी चलना, ये होता है सुनामी। ये ऊपर से अगर धूप आ रही है, आग आ रही है, तो उससे सुनामी थोड़ी आएगी दोस्त, है कि नहीं। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो अगर हम दूसरा कार्ड लें, सिर्फ दूसरा कार्ड दीजिए, आप खुद देखेंगे आपके दो स्टेटमेंट हो गए और ये भी खत्म हो गया। आप सीधा सीधा आंसर सी पे आ गए हो, सीधा आंसर। अगर आपको, यार सुनामी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्यों होता है, बिकॉज हमारे समुंदर के अंदर क्या होता है, एक सीधी सी बात है, भूकंप आता है, उस भूकंप की वजह से। अच्छा सर क्या मान लेते हैं इस ऑप्शन को छोड़े कोई और ऑप्शन हो सकता है, आइए देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। आगे लिखा है पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, हाँ इसलिए क्योंकि तूफान आ रहा है तो हो सकता है। चलिए आगे, इंटेंस अरोज कुड बी अकर ओवर द मच ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अधिकांश भाग, क्या लिखा है, पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र अरोरा हो सकता है। यानी कि जो अरोरा मतलब होता है लाइटिंग अलग अलग दिखनी होती है, जैसे मान लेते हैं कि सोलर तूफान आ रहा है तो कहीं कहीं लाइटिंग आपको अलग अलग कलर में दिख सकती है। ठीक है भाई, आगे क्या लिखा है, ग्रह के अधिकांश भाग पर जंगल में आग लग सकता है, ये जो है सोचिए, यानी कि फॉरेस्ट फायर कुड बी टेक ओवर मच ऑफ द प्लेनेट। देखो रोशनी बहुत दूर तक दिख सकती है, जैसे मान लेते हैं कोई रोशनी बहुत दूर से आ रही है तो वो भी दिख जाता है क्योंकि तारे हैं वो हमें दिख जाते हैं। लेकिन ये कहो कि पूरे प्लेनेट पे आग आ जाए और हर जगह जंगलों में आग लग जाए, तो भाई इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि छोटी मोटी पृथ्वी नहीं है, बहुत बड़ी है ना। तो अधिकांश भागों में, ये भी ऑप्शन विश्वास करो गलत है, गलत है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। रोशनी दिख सकती है लेकिन हर जगह आग लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है कि एक सोलर मेजर से सिर्फ एक ही जगह इम्पैक्ट दिखेगा, पूरे पृथ्वी पर हर जगह ऐसा दिखना पॉसिबल नहीं, इसीलिए हम 5 को भी काट सकते हैं। देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो यहां से भी आप निकाल के अपने सी तक आंसर को पहुंच सकते हो। ठीक है, उपग्रहों की कक्षाएं बाधित हो सकती हैं, क्यों, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सीधी सी बात है वो कहीं ना कहीं स्पेस में कर रहे हैं, तूफान आने से हो सकता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ने वाले विमान की शॉर्ट वेव रेडियो संचार बाधित हो सकता है। हाँ देखो एक चीज ये है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, चाहे वो नेविगेशन सिस्टम हो, चाहे पावर ग्रिड की बात हो, चाहे सैटेलाइट को डिस्टर्बेंस की बात हो, कम्युनिकेशन की बात हो सकता है। लेकिन हर जगह आग लग जाएगी, सुनामी आ जाएगी, ऐसी बातें नहीं हो सकती हैं, ध्यान रखना।
इसीलिए ये ऑप्शन गलत होगा, सी होगा, है ना। इतना लॉजिकल थिंकिंग पे सवाल था, लॉजिकल थिंकिंग। ठीक, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत करके आया था, लेकिन क्यों गलत हुआ मुझे समझ में नहीं आया कि क्या एग्जाम में सच में ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है। हो तो जाती है यार, हो तो जाती है, लेकिन पकड़ना, इसीलिए सिखा रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल मस्त है भाई, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी खूब बनाता है। ठीक है, आओ देखते हैं क्या लिखा है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि भारत के बारे में ही सोचना है भैया। सबसे पहले ही बोल दिया विद रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। मोन्जाइट दुर्लभ मृदा का एकमात्र स्रोत है, यानी कि मोन्जाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, यानी कि हर जगह नहीं मिलता, रेयर एलिमेंट है मोन्जाइट। मोन्जाइट एक टाइप की रेत होती है, जिसमें कहीं ना कहीं माना जाता है कि उसमें थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? थोरियम, जो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर में काम आता है। ठीक है, तो कह रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट टाइप का मामला है। ठीक है, मोन्जाइट में थोरियम होता है। ठीक है, हो सकता है आपको ना भी पता हो, मान लेते हैं नहीं पता है ना भाई। ठीक है, ठीक है। आगे, मोन्जाइट भारत में संपूर्ण भारतीय तटीय रेत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नेचुरली और इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड में। मतलब भारत की जितनी रेखा, तट रेखा है, जितनी, जैसे हम देखते हैं कि भारत है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी तट रेखा है, यहाँ हर जगह मोन्जाइट पाई जाती है, हर जगह मोन्जाइट पाई जाती है। अब ये सोचने वाली बात है भैया कि क्या सच में ऐसा है कि हर जगह मोन्जाइट पाई जाती है? बस सोचिए कि हर जगह मोन्जाइट पाई जा रही है, उसके बाद भी ये क्या है? रेयर है। तो दोनों बातें एक साथ तो सही नहीं हो सकती। लॉजिकली सोचिए जरा, क्या दोनों बातें एक साथ शेयर हो सकती हैं? नहीं भैया, चाहे ये गलत होगा या ये गलत होगा। ठीक, और ज्यादा चांसेस गलत होने के किसको हैं? सब लोग बताइए। पहले वाले को। क्यों? क्योंकि अगर रेयर है और थोरियम भी कह रहा है, थोरियम है तो रेयर है, सीधी सी बात। लेकिन हर जगह नहीं पाया जा सकता कि इंटायर भारत के मतलब कि चारों तरफ पाया जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो चीज रेयर है। तो अगर तीसरा ऑप्शन काट दें, आप देखेंगे आप सीधा अपने उत्तर की तरफ पहुंच जाएंगे। और केवल सरकारी निकाय ही मोन्जाइट का प्रसंस्करण निर्यात कर सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, थोरियम है तो सिर्फ सरकार कर सकती है। अगर ऐसा ही होता तो पूरे भारत में हर जगह मिल रही है, तो भारत सरकार कहाँ कहाँ कब्जा करती? ये बालू मेरी, ये बालू मेरी, है ना। तो इसका मतलब बहुत कम जगह पाया जाता है, केरल के कुछ जगहों पे पाया जाता है, बस ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन ये वाला, देखिए कितना आसानी से यूपीएससी ने आपको समझाने की कोशिश की। देख भाई, चालाकी लगा, बुद्धि लगा, मैंने दे दिया है ऑप्शन, है कि नहीं? लेकिन हम ही नहीं लगा पाते। तो आप सब थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमें कैसे करना है। सिंपल सा तरीका था, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और आंसर तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन 2026 में आएंगे जहां पर थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी, और जो एलिमिनेशन टेक्निक बनाया वो इतना कर लोगे, लाइफ सेट रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है भैया? वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय कानून के बारे में, ठीक है, यानी कि हमें इंडियन लॉ के बारे में बात करनी है अबाउट वाइल्ड लाइफ। ठीक, आगे क्या लिखा है? जंगली जानवर सरकार की एकमात्र संपत्ति है, यानी कि वाइल्ड एनिमल आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ये तुम्हें लगता है सोल सरकार की संपत्ति है वो लोग हैं? सरकार की संपत्ति कैसे हो सकता है यार कोई जानवर? जरा सोचिए जरा, लॉजिकल थिंकिंग की बात कीजिए। हाँ, सरकार प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, लेकिन उसको अपनी संपत्ति नहीं समझती, क्योंकि वो नेचर है। प्रकृति को अपनी संपत्ति आप नहीं समझ सकते, है कि नहीं? तो ये जो लिखा है, वाइल्ड एनिमल आर सोल प्रॉपर्टी, एकमात्र संपत्ति है और किसी की नहीं है। ऐसा होता तो चिड़ियाघर वाले क्यों रखते भाई? वो तो प्राइवेट है ना, है कि नहीं? सीधी सी बात है, काट दीजिए। तो ये ऑप्शन कट गया, पहला वाला काट दिया, यानी कि पहला कट गया। आप देखो काटते ही क्लियर मामला, चाहे दूसरा सही होगा या तीसरा, चाहे दूसरा सही होगा या तीसरा। आइए दूसरा पढ़ते हैं। जब किसी जंगली जानवर को संरक्षित घोषित किया जाता है, तो ऐसा जानवर समान सुरक्षा का अधिकार होता है, चाहे वो संरक्षित क्षेत्र में पाया जाए या उससे बाहर। यानी कि अगर हमने किसी जानवर को प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया कि वो क्या है, प्रोटेक्टेड है, तो इक्वल प्रोटेक्शन पाएगा, चाहे भैया वो फाउंड हो प्रोटेक्टेड एरिया में या आउटसाइड। सही बात है।
अब बाघ है तो बाघ चाहे जंगल में पाया जाए, कहीं पाया जाए, प्रोटेक्शन मस्ट है। अगर हमने कहा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसको मारना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, तो सीधी सी बात है वो कहीं भी रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे कहीं रहे, उसको मारना नहीं है। प्रोटेक्शन सबको बराबर मिलती है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा है, तो दूसरा वाला ही सही होगा। लेकिन आइए तीसरा भी पढ़ लेते हैं। किसी सुरक्षित संरक्षित जानवर को मानव जीवन के लिए खतरा बनने की आशंका उसे पकड़े जाने या मारने के लिए पर्याप्त आधार है ना? देखो, पकड़े जाने का हो सकता है, किलिंग का आधार इतना आसानी से नहीं मिलता। किलिंग का आधार के लिए कोई और सारी भी कंडीशंस हो सकती हैं, और उसको जो वार्डन होते हैं, जिन्हें फॉरेस्ट के वार्डन कहा जाता है, वो जब तक परमिशन नहीं देते तब तक नहीं हो सकता। कैप्चरिंग हो सकती है लेकिन किलिंग नहीं हो सकती है, सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं डेंजर हो रही है ह्यूमन लाइफ। सिर्फ ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, ध्यान रखना। इतना सिंपल सी बात थोड़ी ना होगी यार किसी जानवर को मारने के लिए आज की दुनिया में। तो ये ऑप्शन आप काट दीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा ऑप्शन अगर आप देखेंगे दो तीन में सिर्फ दूसरा ही सही है। दूसरा यूपीएससी ऑप्शन भी ऐसे बनाता है ना कि आप एलिमिनेट कर पाइए। थोड़ा सा लॉजिकली रहना और करते रहना, मेरे साथ बस सीखने पर फोकस करिए। अभी तक हमने अगर देखा जाए तो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं, और कोई प्लेटफॉर्म, विश्वास को जाके यूट्यूब पे देख लो, कोई प्लेटफॉर्म इतना क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। और ऐसा नहीं है कि मैंने हर एक क्वेश्चन में नया कुछ बता दिया। मैंने ये ही बताया, देखो 25 में भी वही हुआ, 24 में भी हुआ, 23 में हुआ, देखो 22 में भी हो रहा है। एक ही सीरीज से चल रहे हैं। उसके बाद भी आप सब अगर एग्जाम में क्वेश्चन ना कर पाओ, पकड़ ना पाओ, तो ये गलती आपकी होगी। और 2026 में भी दिखाऊंगा, देखो क्वेश्चन लॉजिकल थिंकिंग पे आया था, एलिमिनेशन पे आया था। ठीक है। इसी तरह कुछ हम लोग मेंस में करने वाले हैं, मेंस रैंक बूस्टर प्रोग्राम, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना है, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ये पूरी बैच फ्री मिल जाएगी। 100% फ्री बैच है आप सभी के लिए। आइए ज्वाइन कीजिए। और हम लोग शुरू कर रहे हैं 8 जून शाम 8 बजे 2026-27 के लिए। ध्यान रखिएगा, ये टोटली फ्री बैच है। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 25 से, ध्यान रखिएगा, 25 मई से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। 150 दिन आपके साथ ऐसी मेहनत होगी जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगी कि नहीं, कुछ ऐसा मिला था जिसने हमारी यूपीएससी जर्नी को बेस्ट बना दिया। विश्वास कीजिए, बहुत मस्त तरीके से, एकदम नए तरीके से हम लोग पूरा मेंस कवर करेंगे। हर चीज़ को क्लास में ही याद करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सब कुछ बहुत बेस्ट होगा, विश्वास करो मेरा। आप खुद फ़ोन करके कहेंगे कि सर थैंक यू सो मच, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। करते जाइए बस अच्छे से। ऑल द बेस्ट।